since last 3 or 4 days there is no video provided to all of you due to some problem. Today I will give a new video here. आज जो हम आपको नया वीडियो देने जा रहे हैं वो जो वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो जो वीडियो आपको दे रहे हैं वो है किरचॉफ्स लॉ के बारे में। इससे बीच आपको न्यूमेरिकल भी मिलेंगे आपको एग्जाम में और ये भी ध्यान रखना है कि इसका जो एक्सप्लेनेशन है इसकी जानकारी वो भी आपसे पूछी जाएगी। एक्सप्लेनेशन एज वेल एज न्यूमेरिकल आल्सो बी आस्क्ड। सो हियर इट्स आर साइंटिस्ट हु गेव 2 laws। 2 law उन्होंने दिए थे। एक्चुअली में ये जो लॉज हमारे हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट को भी बताते हैं और हाउ टू करंट मेजर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सर्कल कंडक्टर। तो ये जो जानकारी है ये यहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट लॉ है इस आपका जो फर्स्ट लॉ है जिसको कि हम लोग फर्स्ट लॉ इसको हम लोग जंक्शन रूल बोलते हैं। और करंट रूल यानी इसको हम संधि का भी नियम बोलते हैं और इसको धारा का भी नियम बोलते हैं। जो ये नियम है उसके हिसाब से कि किसी भी जंक्शन पे किसी भी संधि पे जैसे कि आपके घरों में जंक्शन बोर्ड हमारा होता है उस जंक्शन बोर्ड पे इनकमिंग लाइन भी होती है और उसी बोर्ड से आपका डिस्ट्रीब्यूशन रहता है फैन लाइन ये आउटगोइंग इनकमिंग लाइन हो गई और आपके जो फैन लाइट ये सब क्या है आउटगोइंग है। तो जंक्शन पे नेट करंट क्या रहती है 0 रहती है। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो रूल है इसके हिसाब से ये जंक्शन पॉइंट दिखा रहे हैं और इस पॉइंट पे हम डिफरेंट करंट शो करेंगे। ये I1 शो किया है, ये I2 शो किया है। सपोज दिस इज I3 एंड दिस इज I4 एंड दिस इज सपोज I5। दिस इज द जंक्शन पॉइंट। तो नियम ये कहता है वैद्युत परिपथ जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर आपके घर में डिफरेंट जंक्शन बोर्ड लगे रहते हैं तो वह उसी प्रकार से वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है 0 होता है। यानी कि यह अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट अ पॉइंट एट द जंक्शन पॉइंट यानी जो जंक्शन पॉइंट है उस पॉइंट पे जितनी भी धाराएं मिल रही होती हैं उनका अलजेब्रिक सम जो होता है वो क्या होता है 0 होता है। अलजेब्रिक सम 0 दैट मींस सिग्मा i इक्वल टू 0। यहां पे जो हमने वर्ड यूज किया है अलजेब्रिक सम यानी बीजगणितीय योग उस बीजगणितीय योग का मतलब ये है कि जो धारा संधि पे आ रही होगी इनकमिंग करंट जो इनकमिंग करंट होंगी वो आपकी पॉजिटिव होगी। ध्यान में रखिएगा साइन कन्वेंशन इसमें पूछा भी जाता है इसको भी ध्यान रखना है आपको। यानी संधि की जो धारा आ रही होगी वो पॉजिटिव होगी एंड आउटगोइंग करंट काउंटेड नेगेटिव यानी संधि से जो धारा जा रही होगी उसको हम नेगेटिव साइन से शो करेंगे उसको। यानी कि कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इस रूल में आपका चार्ज जो है वो क्या है कंजर्व है आया और गया कहीं लॉसेस नहीं हो रहा है। तो इस रूल को या इस रूल में हम ये कह सकते हैं कि जो किरचॉफ का रूल है प्रथम नियम उस नियम में जो चार्ज है या आवेश जो हमारा वो क्या रहता है संरक्षित रहता है। आपसे 1 नंबर में पूछा भी जा सकता है कि विच फिजिकल क्वांटिटी इज कंजर्व इन किरचॉफ फर्स्ट लॉ यानी किरचॉफ के प्रथम नियम में कौन सी भौतिक राशि है वो संरक्षित रहती है। तो आप आंसर देंगे चार्ज। Charge is conserved
इन फर्स्ट लॉ। ये जो हमने सिग्मा इशू किया, हमने बताया भी आपको कि इनकमिंग करंट हमारी पॉजिटिव होगी और आउटगोइंग क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो आप इसको दिखाएंगे कैसे? देखिए I1 करंट है, ये इनकमिंग है, I2 ये भी इनकमिंग है, ये भी दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगी। यानी I1 हो गया प्लस I2 हो गया, ये दोनों करंट कौन से, इनकमिंग। फिर आप देखिए जो I3 दिया हुआ है, ये I3 क्या है, आउटगोइंग, यानी बाहर जा रही है। तो ये क्या हुआ, इसका सिंबल -I3 हो गया। सिमिलरली I4 ये भी क्या है, आउटगोइंग, सो दिस इज -I4 एंड I5 जो दूसरी जो फिफ्थ जो हमारी करंट दिखा रहा है वो हमारी करंट क्या, वो इनकमिंग है। तो ये क्या हुआ, +I5। दिस इज एलजेब्रिक सम एंड व्हिच इज टू बी 0। सो हियर you can easily write I1 plus I2 plus I5 is equal to I3 plus I4। तो ये इनकमिंग हो गई और ये आउटगोइंग, दोनों क्या है, बराबर। इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जो किरचॉफ का फर्स्ट रूल है, उस रूल में हमारा चार्ज जो है, ये जो आवेश है वो क्या रहता है, संरक्षित रहता है। इससे बेस आप एक आधा एग्जाम्पल भी हम देते हैं, आप देखिए जरा इसको। जैसे सपोज करिएगा इस तरह से हमने एक सर्किट दे रखा है आपको। सपोज करो एक जंक्शन हमारा P हो गया, एक जंक्शन Q हो गया, एक जंक्शन हमारा R हो गया। यहां पे सपोज करो 2 एम्पियर करंट है, ये हमारी 1 एम्पियर करंट हो गई, ये हमारी आपकी 0.5 एम्पियर करंट हो गई। तो हाउ मच करंट विल बी I1 आपसे पूछा जा सकता है। सपोज करो इसमें आपको दे दिया है 3 एम्पियर, आपसे I2 पूछ सकते हैं। फिर यहां पे सपोज करिएगा ये हमारी 0.5 एम्पियर है, ये हमारी 2 एम्पियर है और ये हमारी हो गई I3। क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि ये I1, I2 और I3 की वैल्यू क्या होगी। जैसे मैंने अभी बताया है आपको जंक्शन रूल, तो करना वही है आपको क्या, कि हर जंक्शन पे आपको किरचॉफ फर्स्ट रूल लगाना है। तो जैसे हम पॉइंट P की बात करते हैं, बिंदु P पर अगर हम लगाते हैं धारा का प्रथम नियम, धारा का नियम, सॉरी प्रथम नियम नहीं, धारा का नियम, किरचॉफ के नियम को ही, किरचॉफ के प्रथम नियम को ही हम लोग धारा नियम बोलते हैं। तो जब यहां अप्लाई करेंगे तो देखिए ध्यान से, ये 2 एम्पियर की करंट आ रही है, ये 2 हो गया आपका, ये 1 एम्पियर की करंट आ रही है, ये -1 हो गया। फिर देखिए ये 0.5 ये भी करंट आ रही है, 0.5 हो गया, और ये I1 ये भी देखिए आउटगोइंग है, ये -I1 हो गया, इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू हो जाएगी -1.5, तो ये I1 की वैल्यू निकल आएगी 0.5। इसका मतलब ये पक्का हो गया कि ये जो करंट हमारी आ रही है वो कितनी हो गई, 0.5 एम्पियर हो गई। अब जैसे ही हम पॉइंट किस पे आते हैं, Q पे आते हैं, तो Q पे अब देखिए ध्यान से, ये करंट हमारी क्या आ रही है, एट Q। अगर हम Q की बात करते हैं तो ये जो हमारी करंट है 0.5 ये आ रही है, और ये 3 एम्पियर ये भी इसमें आ रही है, और ये जो I2 है ये क्या है, आउटगोइंग है। तो 0.5 + 3 और -I2। फिर ध्यान से देख लें, इस पॉइंट Q पे ये 0.5 एम्पियर करंट आएगी, 3 एम्पियर करंट ये भी आ रही है, और ये जो I2 है ये करंट हमारी क्या है, आउटगोइंग है। तो इस हिसाब से I2 की वैल्यू जो निकलेगी वो कितनी निकल आएगी आपकी, 3.5 निकल आएगी एम्पियर। अब हम बात करते हैं कहां पे, जो हमारा जंक्शन R है। तो इस जंक्शन R की जब हम बात करेंगे तो आप देखेंगे ये जो I2 है ये इस पॉइंट पे क्या है, इनकमिंग है, और वो कितनी है, 3.5, दैट इज 3.5। सो हियर यूजिंग रूल एट R, जब R पे बात करेंगे तो ये I2 हमारी इनकमिंग करंट है 3.5। उसके बाद देखिए ध्यान से, ये हमारी दूसरी करंट दिखाई है 2 एम्पियर, ये भी करंट हमारी आ रही है, तो प्लस
2 हो गया। फिर देखिए ये 0.5 क्या है, आउट गोइंग, तो ये माइनस हो गया 0.5। फिर ये I3 ये भी क्या है, आउट गोइंग है, माइनस I3 हो गया, इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे कि 3.5 और 2 बिकम्स 5.5 और 5.5 से 0.5 निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर। इसका मतलब ये हुआ कि इस जंक्शन से जो फाइनल करंट हमारी I3 है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 5 एम्पियर। तो यू कैन अप्लाई फर्स्ट रूल इन दिस वे, इस तरह से इसको हम अप्लाई करते हैं। अब बात आती है सेकंड रूल की। जो सेकंड रूल आता है उसको हम लोग मेश रूल बोलते हैं। इसको हम पास का भी नियम बोलते हैं या मेश रूल बोलते हैं, और इसको हम लोग वोल्टता का नियम भी बोलते हैं। चैम्बर रूल, सेकंड जो रूल है वो चैम्बर रूल है। चैम्बर रूल भी कह सकते हो इसी को, और इसी को वोल्टेज रूल भी कह सकते हो। ये जो रूल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रूल के कंपैरिजन में फर्स्ट रूल से बेस्ड क्वेश्चन आपका 1 या 2 नंबर का मिल सकता है। इससे बेस्ड जो आपको न्यूमेरिकल मिलेगा वो 5 नंबर तक का भी हो सकता है। 3 नंबर होगा ही होगा, बाकी 5 नंबर तक का भी क्वेश्चन इससे आपको मिल सकता है। तो इस रूल को बहुत ध्यान समझना है। ये इसका हम सर्किट डायग्राम पहले देख रहे हैं। देखते जाएंगे। ये सेल दिखाई मैंने, ये करंट इससे I1 है और ये करंट इससे I2 है। एक चैम्बर हमने ये दिखाया, एक चैम्बर ये दिखाया। तो जो रूल है वो ये कहता है कि वैद्युत परिपथ के विभिन्न खंड मतलब इसे एक खंड ये हो गया, खंड ये हो गया। वैद्युत परिपथ के विभिन्न खंड या विभिन्न बंदपास में विभिन्न खंड, एक खंड ये हो गया, एक खंड ये हो गया। ये तो चैम्बर हो गया आपका, और ये परिपथ के भिन्न भिन्न भाग हो गए। तो वैद्युत परिपथ के किसी बंदपास के विभिन्न खंडों में, ऐसे बोलेंगे, वैद्युत परिपथ के किसी बंदपास के विभिन्न खंडों में, एक पास ये हो गया, एक पास ये हो गया, एक चैम्बर ये हो गया और एक चैम्बर आपका ये हो गया। तो इस चैम्बर के भिन्न भाग ये हो गए। तो वैद्युत परिपथ के किसी बंदपास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध, करंट यानी धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग। फिर यहां पे अलजेब्रिक सम यूज कर रहे हैं, भी बताएंगे आपको। बीजगणितीय योग उस खंड में या उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। वैद्युत परिपथ के किसी बंदपास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस खंड में या उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि सिग्मा ऑफ E इक्वल टू सिग्मा ऑफ IR। यहां पे जो एल्जेब्रिक वर्ड यूज कर रहे हैं इसको भी ध्यान से देखेंगे। हमने ये चैम्बर फर्स्ट दिया है, यानी ये पास दिया है पहला, इसमें हम अप्लाई करने जा रहे हैं इसको प्रथम नियम, सद्गति नियम को। तो ध्यान ये देना है कि जैसे ये E1 सेल और ये E2 सेल है, यहां पे मैंने ये नहीं बताया, शो किया है कि इसमें से किस सेल का विद्युत वाहक बल ज्यादा है। एक चीज अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर किसी खंड में 2 सेल लगी हैं तो उन 2 सेलों में ये देखना होगा कि धारा का प्रवाह किधर से किधर होगा। तो ये जानने के लिए आपको देखना होगा कि किस सेल का विद्युत वाहक बल ज्यादा होगा। अगर इस सेल का विद्युत वाहक बल ज्यादा होगा तो इस करंट का इसमें क्या होगा, फ्लो होगा, यानी इसकी दिशा मानी जाएगी, यानी इसकी प्रधानता होगी। और अगर इस सेल का विद्युत वाहक बल होगा तो फिर ये फ्लो इस तरह से दिखाएंगे, यानी कि इस धारा की क्या होगी, प्रधानता होगी। तो अगर हम पास
पहले की बात करते हैं, पास फर्स्ट की बात करते हैं, और उसमें हम ये मान चल रहे हैं कि E1 का मान E2 से ज्यादा है। अगर E1 का मान E2 से ज्यादा होगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो रोटेशन आपका हुआ ये हुआ, ठीक है। तो जब इस तरह से दिखाएंगे तो इस रूल को हम अप्लाई करेंगे। तो पहले इधर हमने क्या बताया कि संगत धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय हो। तो इधर से चलिए देखिए, ये धारा क्या है I1 है और रेजिस्टेंस क्या है R1 है, तो I1 इंटू R1 हो गया। जैसे ही इधर से आप इधर जाना है आपको, तो आप देख रहे होंगे ये कभी को ये देखिए करंट इधर से इसकी आ रही है, इसका मतलब दोनों धाराएं क्या हुई, अपोजिट हो गई, मगर प्रधानता किसकी, इसकी है, यानी इधर चलना है तो ये इसके क्या हुई, अपोजिट हुई। तो इसलिए यहां पे क्या होगा, माइनस I2 इंटू R2, ठीक है ना। ये रोटेशन देखेंगे तो ये क्या है, अपोजिट है, इस वजह से यहां क्या होगा, माइनस हो गया। तो इस खंड में धारा और संगत प्रतिरोध, धारा और संगत प्रतिरोध, ये बात पूरी हो गई आपकी। अब बात आती है किसकी, विद्युत वाहक बल की। तो विद्युत वाहक बल में वैसे भी हमने बताया, तो इसका मान क्या है, इससे ज्यादा है, तो जो धारा का प्रवाह होगा वो इन दोनों के अंतर के बराबर होगा, क्योंकि जैसे E1 का मान E2 से अगर ज्यादा है तो जितना ज्यादा होगा, जितनी इसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी, पहले कम होगी, और फिर ये E1 का जितना एक्स्ट्रा वैल्यू होगी उसकी वजह से क्या होगी, इसमें धारा बढ़ेगी। यानी कुल मिलाकर के ये कहिए कि इस E1 का विद्युत वाहक बल E2 के विद्युत वाहक बल को डोमिनेट करेगा, ठीक है ना, कम करेगा उसके प्रभाव को, और इस सेल से बहने वाली धारा की क्या होगी, प्रधानता होगी। द मेन करंट प्रोवाइडेड बाय द सेल E1। सो हियर राइट E1 माइनस E2। नाउ फॉर द सेकंड चैम्बर। अब हम चैम्बर लेते हैं सेकंड चैम्बर। जब हम सेकंड लेते हैं तो इसमें आइए देखिए, इसमें देखिए केवल एक ही सेल लगी है, तो ऑब्वियसली इसी को रोटेशन लेना पड़ेगा आपको, तो ये रोटेशन आपका हुआ, ठीक है ना। अब देखिए कहां पे ये सन लगी हुई है, इस सन में देखिए इधर से ये करंट और इधर से ये करंट, ये दोनों ही करंट इसमें आ रहे हैं, यानी कि प्रथम रूल का प्रयोग हुआ इसमें, तो ये दोनों ही करंट आ रही है, इसका मतलब ये दोनों ही करंट, इसका मतलब क्या होगा, ये I1 प्लस I2 हुई। और जैसे ही यहां पहुंचेंगे तो जो जिसकी धारा होगी वो उसी में जाएगी, ये अच्छे से ध्यान रखिएगा। जैसे ही धारा का डिवीजन होगा तो जो जिस सेल से धारा आ रही होगी वो उसी सेल में जाएगी, यानी कि I2 है तो इसमें I2 आ रही होगा, इसमें I1 जाएगी आपकी, ये इधर I1 हो गई और ये अंदर हो गया आपकी I2। अब इसमें जब रूल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, इधर से क्या है, धारा और संगत प्रतिरोध, यानी कि I2 इंटू R2, तो I2 इंटू R2 हो गया। अब इधर से चलते हुए जैसे ही आगे बढ़ेंगे, देखिए आप धारा की दिशा में ही चल रहे हैं, तो ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R हो गया, और यहां देखिए दोनों धाराएं आ रही हैं, I1 प्लस I2, तो प्लस I1 प्लस I2 और इंटू रेजिस्टेंस R। और इस सेल में, इस पास में केवल एक ही सेल काम कर रही है, यानी केवल E2 होगा। इस तरह से हम इस रूल को अप्लाई करके पहले हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं, और इक्वेशन फॉर्म करने के बाद जैसे आप अलजेब्रा की इक्वेशन सॉल्व करते हैं, पेयर वाली इक्वेशन, वैसे ही इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। I मान या I1 I2 का मान या E1 E2 इनमें से किसी का मान आपसे पूछा जा सकता है, तो वो वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इस रूल में ध्यान रखना है, ये वोल्टेज रूल कहलाता है, और इसमें ध्यान रखना है इसमें एनर्जी जो है वो क्या होती है, कंजर्व रहती है। फर्स्ट रूल में मैंने बताया चार्ज इज कंजर्व देयर, और जो सेकंड रूल है इसको कि हम मेश रूल या चैम्बर रूल या वोल्टेज रूल बोलते हैं, इसमें क्या रहता है, एनर्जी आपकी कंजर्व रहती है। तो ये इंफॉर्मेशन थी आपकी सेकंड रूल से बेस्ड। अब हम इसी सेकंड रूल को बेस मान करके, इससे बेस्ड हम आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं हाउ टू अप्लाई, क्योंकि यहाँ पे जो सभी चीज वैल्यू क्या थी, अननोन थी। अब आपको हम कुछ नोन वैल्यू लेकर के इसको हम सोल्यूशन करके आपको बताते हैं कैसे परफॉर्म करें। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन
इससे बेस आपको न्यूमेरिकल बताते हैं, उसको आप देखेंगे ध्यान से। जैसे सपोज करिएगा फिगर देखते जाएंगे, फिगर तो आपको बना मिलेगा ही वहां पर, मगर उसमें भी क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है उस पर भी विशेष ध्यान रखना है। ये इस तरह का आपको एक सर्किट दे रखा गया है। अब देखना इनका यहां पर ये है, इस सर्किट को पहले हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए ध्यान से, अगर आप राइट साइड में देखें इस फिगर को, तो ये 8 ओम और ये 8 ओम, इन दोनों के फर्स्ट इन रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं और सेकेंड इन देखिए यहां पे जुड़े करके, और तो कोई कनेक्शन नहीं है। इसका मतलब ये पक्का हो गया कि ये दोनों रेजिस्टेंस हमारे इसमें है, पैरेलल में। अब यहां पे देखिए आगे इधर आइए, जब इधर देखिए माइनस से प्लस की जा रही है, ये 2 ओम और ये 2 ओम, ये देखिए सीधे किसमें दिखाई दे रहे हैं, सीरीज में आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं सीरीज में। तो इनको कनेक्ट कर लेंगे पहले और पहले इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 8 ओम एंड 8 ओम, 8 ओम एंड 8 ओम रेजिस्टेंस आर ज्वाइंट इन पैरेलल। तो पहले इनका इक्विवेलेंट निकाल लीजिए आप। तो इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 1/R1 is equal to 1/8 plus 1/8, that means 2/8 becomes 1/4. So here R1 is equal to 4 ohm. ये आपका निकल आया। तो जब ये निकल आया आपको, तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए यहीं। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आपकी पूरी हट जाएगी यहां पर, और ये जो 8 ओम था ये आपका बन जाएगा कितना, 4 ओम बन गया। क्लियर? अब क्या होगा, इधर हमने बताया ये 2 ओम और 2 ओम, 2 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टेंसेस आर, ये किसमें है, सीरीज में है। 2 और 2 मिला कितना हो जाएगा, 2 and 2 becomes 4। तो इसको भी हटा दीजिए, ये चलिए हो गया, ये करेक्ट हो गया और ये पूरा कंप्लीट हो गया, यहाँ पे कितना 4 हो गया। तो ये आपका सिंप्लीफाइड फिगर आपका बना। अब इसमें से देखिए, आप देखेंगे यहां पर क्या, ये 4 ओम हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, एक से ये लगी, एक से ये लगी। इस सेल से जो करंट हमारी चलेगी वो I1 चलेगी, इधर जा रही हमारी करंट, इधर पहुंचेगी आकर के, और इधर से ये करंट हमारी आ रही है I2, वो इधर से आकर के इधर आएगी। इसका ये हमारा पॉइंट कौन सा, जंक्शन पॉइंट। कुछ नाम दे देते हैं, B नाम दे देते हैं, इसको A नाम दे देते हैं, ठीक है ना। एक चैम्बर मैंने ले लिया ये, और एक चैम्बर आप ये ले लिया। चैम्बर का नोटिफिकेशन 1 और 2 में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इसको दिखाइए। अब यहां जैसे हम चैम्बर ए की बात करते हैं तो ध्यान से देखेंगे, रोटेशन आप देख लिया आपने, ये करंट वैल्यू इधर होगी हमारी। इस ब्रांच में जब आएंगे तो इधर से I1 भी आ रही करंट, और इधर से ये I2 आ रही। इसका मतलब इस ब्रांच में जो करंट आएगी वो I1 प्लस I2 आएगी, और जैसे ही बिंदु B पे पहुंचेगी तो फिर क्या होगा, इसका डिवाइजर हो जाएगा, यानी इधर I1 आ जाएगी और इधर कौन सी जाएगी, I2 करंट चली जाएगी। तो पहले हम चैम्बर इसकी बात करते हैं। तो इस चैम्बर की जब हम बात करेंगे तो आप देखिए ध्यान से, इधर से करंट और रेजिस्टेंस, यानी कि 4 into I1 फॉर फर्स्ट चैम्बर, फॉर फर्स्ट चैम्बर। तो I1 into 4 हो गया, और जैसे ही रोटेशन कंप्लीट होगा, जहां से चलेंगे वहां पहुंचना भी है आपको नेगेटिव तक। तो यहां पे देखिए क्या है, ये 4 ओम है और ये I1 प्लस I2,
तो प्लस 4i1 प्लस i2, और इस चैम्बर में केवल एक ही सेल लगी हुई है 2 वोल्ट की, इसको लिखिए यहां पर 2। तो ये 4i1, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 4i1 प्लस 4i2 इज इक्वल टू 2। 4i1 becomes 8i1 प्लस 4i2 दैट इज 2। ठीक है ना? तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, 2i1 प्लस i2 इज इक्वल टू 2/4, या 2i1 प्लस i2 इज इक्वल टू 0.5। तो ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट बन गई। अब आइए किसमें, चैम्बर नंबर सेकंड में आ जाइए। तो चैम्बर नंबर सेकंड में आपको ये रोटेशन, इधर से ये रोटेशन चल रहा था, इधर से ये रोटेशन चलेगा, माइनस से प्लस। तो फिर देखिए i2 इंटू 4 सेकेंड चैम्बर के लिए, तो i2 इंटू 4 हो गया। और ये देखिए ब्रांच हमारी क्या थी, कॉमन थी, इसमें भी लागू थी और इसमें भी लागू है। तो प्लस 4 टाइम्स ऑफ i1 प्लस i2, सेल स्टिल 2 वोल्ट, यहां भी 2 वोल्ट थी, यहां भी 2 वोल्ट लगी है, तो यहां 2 वोल्ट हो गया। तो ये 4i2, इधर से 4i2 मिला के हो जाएगा 8i2, इधर होगा 4i1, तो 4i1 प्लस 8i2, ये कितना हो गया आपका 2। तो ये आपका हो गया i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू सिमिलरली 0.5। ये इक्वेशन आपकी हो गई 2। ये 2 इक्वेशन आपको मिली। तो जैसे आप हाई स्कूल वगैरह में साइन करते थे x और y वाली इक्वेशन, सिमिलरली यहां पे क्या है, i1 और i2 है। अब इन दोनों इक्वेशनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने में आप देखेंगे 2i1 प्लस i2 इज इक्वल टू 0.5 और i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 0.5। ये क्वेश्चन फर्स्ट है, ये क्वेश्चन आपकी सेकंड है। इसी को कैंसिल करना पड़ेगा, तो आप सिंपल रूल है, कोई खास बात नहीं, आप कर सकते हो। मैंने आप लोग अगर 2 i1 कैंसिल करना चाहते हैं मान लिया, तो क्या करेंगे, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2i1 प्लस i2 इक्वल टू 0.5, और ये हो गया आपका 2i1 प्लस 4i2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और ये माइनस माइनस माइनस, सिंपली जैसे सिंपली सॉल्व करते हैं तो ये आपका बचेगा माइनस 3i2 इज इक्वल टू माइनस 0.5। तो ये वैल्यू आपकी i2 की वैल्यू जो निकलेगी 0.5/3, दैट मीन्स 1/6 एम्पियर। ये आपकी i2 की वैल्यू निकली। अब जब ये i2 की वैल्यू निकल आएगी, उसके बाद फिर i1 निकाल सकते हो आप। तो यहां रखिए i1 प्लस 2 इंटू 1/6 इज इक्वल टू 0.5। सो i1 इज इक्वल टू 0.5 माइनस 1/3, दैट मीन्स how much, 1.5 minus 1/3, that means 0.5/6, that is 1/6। तो i1 और i2 ये दोनों ही जो करंट हमारी आ रही हैं वो कितने हैं, 1/6। देख लेंगे एक बार सॉल्व करके। तो ये i1 और i2 की वैल्यू निकल आई। अब अगर आपसे पूछा जाता है इसी में कि ये जो सेल है जब ये करंट दे रही थी तो यहां टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, आपसे पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए E1 इज इक्वल टू V1 प्लस I ऑफ R1। यहां अगर पहले रूल है तो यहां तो इंटरनल रेजिस्टेंस है नहीं इसमें, तो इंटरनल रेजिस्टेंस जब नहीं है तो क्या होगा, ये E1 हमारा किसके बराबर होगा, V1 के बराबर। अगर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया होता तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यूज करते, मगर यहाँ पे क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस आपका है नहीं, तो जो V1 हमारा होगा वो क्या होगा, E1 के बराबर होगा। ये ध्यान रखना है आपको। और अगर यहीं पे क्या होता, इसके साथ सेल होता और इसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस अगर दिया होता तो क्या होता, कुछ न कुछ एनर्जी लॉस यहाँ होता जिससे इसकी वैल्यू क्या होती, कम हो जाती, और वो हमारा क्या होता, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता। तो ये चीज ये मैंने बताई है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब जो है एक क्वेश्चन और देख सकते हैं, उसको भी देख लें थोड़ा सा।
सिंपल हो जाएगा और थोड़ा सा। जैसे कि अभी मैंने आपको चैम्बर रूल बताया था, उसी से ही बेस क्वेश्चन हम आपको शो कर रहे हैं। ये आपका 3 वोल्ट है और ये देखिए सेल है। जो भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वाली बात कर रहे थे तो वो हम यहां शो भी कर देंगे आपको कि कितना होगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहां पर भी ये एक सेल लगी हुई है। इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, इसका ईएमएफ 1.5 है और ये 1 ओम हो गया। और ये जो सेल हमारे हैं वो एक एक्सटर्नल सर्किट से जुड़े हुए हैं और उसका रेजिस्टेंस आपका 2 ओम है। ये इंफॉर्मेशन इसमें आपको दी हुई है। तो मेरे ख्याल से अब आपको अगर इसको देखना है, ये हो गया माइनस प्लस, ये हो गया माइनस प्लस। इसका नाम दे दिया ए बी सी डी ई और एफ। अब जब आप मेरी बात बता रहे थे आपको कि जैसे जब सेल लिए हो और उसमें ईएमएफ अलग अलग हो तो फिर हमें देखना पड़ेगा धारा का रोटेशन, यानी धारा का दिशा किधर से किधर होगी। तो यहां आप देख रहे हो ये 3 वोल्ट का सेल और ये कितने का है, 1.5 वोल्ट का है। अब देखिए यहां पे ये 3 वोल्ट है, इसका मतलब इसका विद्युत वाहक बल इससे ज्यादा है। इसका मतलब इस सेल से बहने वाली धारा की क्या होगी, प्रधानता होगी। द मेन करंट विल प्रोवाइडेड बाय द 3 वोल्ट सेल। तो यहां से हो गई करंट I1, ये इसके द्वारा करंट हमारी I2। ये जंक्शन पॉइंट है कि यहां पे दोनों करंट आएंगे, यही बताया था मैंने आपको। तो रोटेशन जब हम चैम्बर 1 की बात करेंगे तो रोटेशन कौन सा होगा, इसका दिखाएंगे, किस सेल का, इस सेल का। तो ये रोटेशन आपका हो गया। और जब यहां पे आएंगे सेकेंड चैम्बर में तो इसमें तो आप देखिए हैं ये वाले यही सेल है, उसका रोटेशन यही होगा। तो अगर हम चैम्बर बात करते हैं इसकी, चैम्बर ए बी बी ए एफ सी बी, चैम्बर ए एफ सी बी और ए। चैम्बर तभी होगा जब जहां से स्टार्ट करें वहां पहुंचना होगा। ए एफ सी बी ए, इसमें अप्लाई करना है वही रूल अप्लाई करना है आपको। क्या, धारा और संगत प्रतिरोध। इससे धारा क्या है, I1 इंटू 1। सो I1 इंटू 1 हो गया। और इधर से जैसे जाएंगे तो इधर देखिए अपोजिट है यहाँ, तो क्या हुआ I2 इंटू 1। तो माइनस I2 इंटू 1 इक्वल टू, यहाँ 3 वोल्ट की सेल और यहाँ कितनी है, 1.5 है, तो 3 माइनस 1.5। सो I1 माइनस I2 इक्वल टू 1.5। यू हैव क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आइए सेकेंड चैम्बर में आइए। सेकेंड चैम्बर जब आएंगे तो चैम्बर कौन से ले रहे हैं, देखिए एफ ई डी सी एफ। इसको जब लेंगे तो क्या होगा, I2 इंटू 1, ये हो गया I2 इंटू 1 और फिर इधर से प्लस I1 प्लस I2 इंटू 2, ओनली वन सेल, दैट इज 1.5। सो हियर this 2I2 and this I2 becomes 3I2, so 2I1 plus 3I2 is equal to 1.5, इक्वेशन नंबर सेकंड। आपके पास ये दो इक्वेशन आपको मिल गई। अब इन दोनों इक्वेशनों से क्या करना है आपको, I1 और I2 की वैल्यू निकालनी है। यहां देखिए माइनस I2, यहां प्लस 3I2, इसको क्या करिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो गया आपका 3I1 माइनस 3I2 is equal to 4.5 and that is here 2I1 प्लस 3I2 इज इक्वल टू 1.5। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 5 ऑफ I1 इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा I1 की वैल्यू आ जाएगी 1.2 एम्पियर। ये I1 निकल आएगा। अब आइए I1 1.2 हो गया, माइनस I2 इज इक्वल टू 1.5। सो माइनस I2 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1.2, so I2 is equal to minus 0.3। ये I2 की वैल्यू तुम्हारी कितनी आई, माइनस 0.3। अब मान लिया आपसे पूछा जाता है, जो मैंने बताया था कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस,
ड्यू टू दिस इंटरनल रेजिस्टेंस, इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से इसकी कुछ सेल की कुछ न कुछ एनर्जी इस रेजिस्टेंस के कारण क्या होगी, लॉस होगी। तो यहां पर क्या होगा, E1 इक्वल टू V1 प्लस I1R1, E1 की वैल्यू कितनी है 3 हो गया, इक्वल टू V1 प्लस I1 कितना निकाला था अभी आपने 1.2 रखा हमने यहाँ पे, और इंटरनल एनर्जी कितना है 1 है, ये 3 माइनस 1.2 इक्वल टू V1। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये सेल लगी है जब ये सप्लाई दे रही होगी यानी डिस्चार्ज हो रही होगी उस समय टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 1.8। तो पीछे जो हम टर्मिनल डिफरेंस आपको बताना चाह रहे थे वो इस क्वेश्चन से आपको पूरी बात क्लियर हो जाती है, ठीक है ना। बाकी इसमें नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन या नेक्स्ट वीडियो जो भी होगा हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू।